प्रिय छात्रों, एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत सिंह मूल अधिकारों की व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का हमारा व्याख्यान शिक्षा व संस्कृति के मूल अधिकार के संबंध में है। शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हमारे संविधान में वर्णित है। दरअसल इस अधिकार का संबंध मूल रूप से अल्पसंख्यकों से है। अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के अंतर्गत अपनी शिक्षा या अपने भाषा, अपनी लिपि इत्यादि की दृष्टि से संकुचित महसूस न करे, इस उद्देश्य से एक प्रकार से उन्हें शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के तहत गारंटी दी गई है राज्य के द्वारा। क्या गारंटी है? तो ये कहा गया कि नागरिकों के किसी भी समुदाय को अपने भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने अर्थात उसका कंजर्व करने का अधिकार प्राप्त होगा। उन्हें अधिकार प्राप्त है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों न हो, चाहे उस भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक लोग ही क्यों न हो, फिर भी उन्हें अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा, उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिस लिपि में उस भाषा को लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है। उन्हें अपनी लिपि को भी संरक्षित करने का पूरा अधिकार होगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि है, कुछ भाषाओं की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो जिसकी जो भी लिपि हो, और हम किसी भाषा को एक से अधिक लिपियों में अंकित कर सकते हैं। तो हम जिस भाषा को जिस लिपि में लिखना चाहें और लिख रहे हो, हमें अपनी लिपि को भी संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है, भले ही हम किसी अल्पसंख्यक समुदाय से ही संबंधित क्यों न हो। और इसके साथ ही साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी बनाए रखने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यदि किसी धर्म के लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो निश्चित रूप से उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार, बोलबाला अधिक से अधिक होगा। बावजूद इसके यदि किसी धर्म को मानने वाले या किसी संस्कृति को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, फिर भी उन्हें अपनी संस्कृति को बनाए रखने की पूरी आज़ादी, पूरा अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। और ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को किसी भी प्रकार की सुविधा देने में या उनके साथ व्यवहार करने में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी विशेष भाषा से संबंध रखते हैं या किसी विशेष संस्कृति से संबंध रखते हैं। वास्तव में ये अनुच्छेद भारत की विविधता में एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और भारत में विविधता में एकता को बनाए रखने की गारंटी देता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सुनिश्चित करने वाला ये अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो, उसे इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपनी स्वयं के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित कर सकता है और उनका अपने इच्छा के अनुसार संचालन कर सकता है। जो उनकी भाषा है, जो उनकी लिपि है,
उसके अनुरूप उसमें शैक्षणिक व्यवस्था कर सकता है और राज्य के द्वारा ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं को जब कोई अनुदान प्रदान किया जाता है तो अनुदान प्रदान करने के संबंध में राज्य के द्वारा ऐसे संस्थाओं में से किसी के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उक्त शैक्षणिक संस्थान किसी खास भाषाई या धार्मिक समुदाय के द्वारा स्थापित किया गया है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार दिया गया है यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का ही अधिकार नहीं है, यह सबका अधिकार है। किसी भी नागरिकों के किसी भी समूह या सेक्शन के लिए यह है। दूसरी बात कि इसके माध्यम से किसी अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर तरजीह या वरीयता नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य ये है कि बहुसंख्यक समुदाय के तले अल्पसंख्यक समुदाय की सभ्यता संस्कृति को कुचल न दिया जाए, इसके लिए उसे संरक्षण प्रदान करने वाला है ताकि वह उसके नीचे दबे नहीं, उसके बराबरी के स्तर पर। इसलिए इसका इस्तेमाल करके बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर अल्पसंख्यक समुदाय को यदि प्रीफर करने के लिए कुछ किया जाता है तो उसको संरक्षण इस अनुच्छेद 29 के माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है कि ये सामूहिक रूप से अपने इच्छा के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को कोई भी समुदाय स्थापित करेगा, चाहे वह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हो और चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय हो। तो अनुच्छेद 30 जो है ये स्पेशली अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया गया अधिकार है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मुद्दा कई बार गया है और उसने भी इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है अल्पसंख्यक को परिभाषित करना। क्योंकि एक ही देश में अलग अलग राज्यों के अंतर्गत अलग अलग समुदाय कहीं अल्पसंख्यक हैं तो कहीं पर बहुसंख्यक हैं। उदाहरण के तौर पर कश्मीर में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है और राष्ट्रीय संदर्भ में वह अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, इन जगहों पर क्रिश्चियन समुदाय बहुसंख्यक है जबकि पूरे देश के स्तर पर अल्पसंख्यक है। तो एक बहुत जटिल मुद्दा है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं, धर्म और भाषा दोनों ही आधारों पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। दोनों की व्यवस्था इसमें की गई है, चाहे वह धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं और भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। इसलिए दोनों ही आधारों पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के माध्यम से प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार जो कि मूल अधिकारों की नहीं पूरे संविधान की आत्मा कहा जाता है, खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम सविस्तार उस पर चर्चा करेंगे।